रना रना रनु रेना रे 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 नजरिया। दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुदन चंदोला। मेरे भोर का तारा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज से मैं वार्ताओं की एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं और इस श्रृंखला का विषय है अखंड भारत बनाम भारतीय उपमहाद्वीप। आज की वार्ता या प्रथम सोपान का विषय है अखंड भारत। मित्रों, अखंड भारत राजनीतिक गलियारों में गूंजने वाला एक ऐसा शब्द है जो अक्सर भारतीयों को उद्वेलित करता है। किसी के लिए यह एक सत्य, एक संभावना है, तो कुछ के लिए यह महज एक सियासी शगुफा है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मेरा मानना है कि यह वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में एक नितांत आवश्यक तथ्य है और इसको होना चाहिए। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, अखंड भारत का तात्पर्य एक विशिष्ट राजनीतिक मतवाद द्वारा प्रतिपादित अखंड भारत के भौगोलिक क्षेत्र से थोड़ा सा फर्क रखता है। दरअसल अखंड भारत का निर्धारण तो महाकवि कालिदास ने आज से लगभग 1500 साल पहले ईसा की 5वीं शताब्दी में ही कर दिया था। अस्योत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरो तोयनिधि वगाय स्थित पृथिव्याम इव मानदंड। अर्थात इस भारतवर्ष के उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा वाला पर्वतों का राजा हिमालय है, जो पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्रों का अवगाहन करके पृथ्वी को मापने के दंड के समान स्थित है। मेरी परिकल्पना का या हाइपोथेसिस का अखंड भारत भी वही क्षेत्र है जो महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य कुमार संभव के प्रथम सर्ग के इस प्रथम श्लोक में ही कर दिया था। अखंड भारत सुदूर पश्चिम में हिंदुकुश पहाड़ियों से प्रारंभ होता है, जो महाकवि कालिदास जी ने अपने कुमार संभव काव्य में लिखा है। वो सुदूर पश्चिम में हिंदुकुश पहाड़ियों से प्रारंभ होकर उत्तर में कराकोरम और फिर हिमालय की ऊंची नीची श्रृंखलाओं से होता हुआ पूरब में नामचा बरवा के पूर्वी हिस्से और अराकान पहाड़ियों तक जाता है। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी का जल इसे अभिरक्षित और अभिसंचित करता है। भूगोलवेत्ता इसे इंडियन पेनिनसुला भी कहते हैं। मैं इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से इस अखंड भारत शब्द की स्वीकार्यता और उपादेयता पर चर्चा करूंगा। दरअसल इसके पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में इस शब्द की कहीं पर भी स्वीकार्यता नहीं है और इस शब्द को लेकर के यह सबसे बड़ी समस्या है। बेहतर लाभ के मद्देनज़र मैं भी आगे से स्थान स्थान पर अखंड भारत के स्थान पर भारतीय उपमहाद्वीप शब्द का इस्तेमाल करूंगा। इससे पहले कि मैं अपनी वार्ता को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे 3 निवेदन करना चाहूँगा। पहला, यदि आपको मेरी वार्ता पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन भी दबाना न भूलिएगा। मुझे खुशी होगी अगर कमेंट सेक्शन में आप इसमें अपने कमेंट दे सकें। दूसरा, मेरी इस वार्ता में दिए गए तथ्य मेरी पूर्व प्रकाशित
पुस्तक कॉम्बेटिंग एवरलास्टिंग ट्रेजेडी यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट से लिए गए हैं और उस पर आधारित हैं। यह पुस्तक आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो सकती है और आप कहीं से भी फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से इसे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, चूँकि मेरी इस वार्ता में दिए गए तथ्य ऐतिहासिक तथ्यों और प्रामाणिकता पर आधारित हैं, अतः मैं स्थान स्थान पर इसे स्क्रीन पर भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने अपनी इस विवेचना में 5 देशों को शामिल किया है, यानी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। आप सब लोग जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के आने से पूर्व 19वीं सदी में भारत देश में इंडिया शब्द की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं थी और यहाँ दर्जनों छोटे मोटे राज्य थे जो आज हैं हम यहाँ कल कहीं नहीं के सिद्धांत पर आधारित थे। अतः ये आपस में निरंतर लड़ते रहते थे, या तो अपनी सीमा की रक्षा के लिए या अपनी सीमा के विस्तार के लिए। दिल्ली के तख्त पर मुगल बादशाह विराजमान थे, लेकिन उनकी सत्ता केवल दिल्ली तक सिमट करके रह गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ब्रिटिश शासन ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने विभिन्न युद्धों जैसे बैटल ऑफ पलासी 1757, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश 1761, बक्सर का युद्ध 1764, एंग्लो नेपाल वॉर 1814 से 1816 और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से 49 में जीत के बलबूते पर पैरामाउंट पावर का दर्जा प्राप्त कर लिया था। सन 1857-58 में भारत की असंतुष्ट शक्तियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध बगावत की, उनके विरुद्ध सशस्त्र संग्राम प्रारंभ किया, लेकिन उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निर्दयता से कुचल दिया गया था। इस अभियान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तमाम सारे हिंदू राजा, मुसलमान राजा और सिख राजाओं ने मदद की थी और जीत के बाद बदले में इनको मिली थी इनको अपनी रियासतों पर हुक्म करने की आज़ादी। ये अपनी रियाया पर जितना भी जुल्म कर सकते थे उसके लिए उनकी छूट थी और इनको सभी तरह के इस प्रकार के सवरेन राइट्स उपलब्ध थे, सिवाय कि ब्रिटिश दास्ता के। अपनी गरीब रियाया से ज़्यादा टैक्स वसूल करना और उसको ब्रिटिश खजाने में भरना इनका एक प्रमुख लक्ष्य था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडियन पॉलिटिकल सर्विस के ऑफिसर्स, जिन्हें एजेंट कहा जाता था, वो इन रजवाड़ों पर अपनी निगाह रखते थे और इन रजवाड़ों की राजधानी में नियुक्त थे। इन पॉलिटिकल एजेंट्स को खुश रखना इन रजवाड़ों की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। बताया जाता है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब ऐसे रजवाड़ों की संख्या 562 थी और इनके क्षेत्र में लगभग 45% भूभाग इनके तथाकथित अधिकार क्षेत्र में था। इससे पहले सन 1833 में एक महत्वपूर्ण बात हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रत्येक 20 वर्ष में अपने आगे कार्य करने के लिए ब्रिटिश सरकार से या ब्रिटिश पार्लियामेंट से चार्टर लेना होता था, एक अनुमति पत्र लेना होता था। सन 1833 में इंडियन चार्टर एक्ट पास हुआ और उसने 2 महत्वपूर्ण बातें की। एक, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया और दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। इस प्रकार 1833 के बाद इंडिया शब्द को एक स्पष्ट भौगोलिक और राजनीतिक आधार प्राप्त हुआ। भारत के देसी राज्यों की आपसी लड़ाई और महलों के षड्यंत्रों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का पूरा मौका दिया। जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मदद दी और उनकी जीत हुई। एक ऐसी जीत जिसने कालांतर में ऐसे विजेता देसी राज्यों को ब्रिटिश सरकार का सदा के लिए गुलाम बना दिया।
इंडियन पॉलिटिकल सर्विस के अलावा भारत में ब्रिटिश शासन को सुगम बनाने के लिए एक और संस्था ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और वह संस्था थी इंडियन सिविल सर्विस। दरअसल इंडियन सिविल सर्विस की मोटे तौर पर स्थापना सन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलेक्टर की संस्था के रूप में बोल लिए गए थे और सन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कलेक्टर को व्यापारिक जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए शुद्ध प्रशासनिक व्यवस्था प्रारंभ कर दी थी। लेकिन वास्तव में एक सुगठित इंपीरियल सिविल सर्विस या इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना सन 1854 में ही हो सकी। सन 1854 में लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में कमेटी ऑन सिविल सर्विस ने प्रतिस्पर्धा के आधार पर आईसीएस में भर्ती करने की संस्तुति प्रदान की और तत्पश्चात इंडियन सिविल सर्विस अस्तित्व में आई और उन्होंने भारत में आंतरिक शासन को सुगठित बनाने में ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बड़ी मदद की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने फौज और इस आईसीएस की सर्विस पर इतना गर्व था कि सन 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बड़ी शान और दंभ के साथ अपनी क्वीन विक्टोरिया, द क्वीन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड को अपनी ये सारी सेवाएं इन शब्दों के साथ समर्पित की। द कंपनी हैज़ ग्रेट प्रिविलेज ऑफ ट्रांसफरिंग टू द सर्विस ऑफ हर मैजेस्टी सच ए बॉडी ऑफ सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स as the world has never seen before. A government cannot be base, cannot be feeble, cannot be wanting in wisdom that has reared two such services of the company. Let Her Majesty appreciate the gift. एक कुशल प्रशासनिक और अनुशासित फौज के दम पर ही ब्रिटिश इंडिया अस्तित्व में आया, जिसने कि अपनी सीमाओं का निर्धारण स्वयं किया। सुदूर पश्चिम में भारत की सीमाओं का निर्धारण या तत्कालीन इंडिया का निर्धारण सर मॉर्टिमर ड्यूरांड ने 1893 में किया। एक तरफ टेबल के एक तरफ सर मॉर्टिमर ड्यूरांड बैठे थे और दूसरी तरफ तत्कालीन अफगानिस्तान के तत्कालीन अमीर अब्दुल रहमान खान। सर मॉर्टिमर ड्यूरांड ने टेबल पर बैठकर एक कागज़ के पन्ने पर हरे रंग की स्याही से अफगानिस्तान और इंडिया की सीमाएं निर्धारित कर दी। हरे रंग के उस ओर तुम्हारा और हरे रंग के इस ओर हमारा। सर मॉर्टिमर ड्यूरांड का यह केवल संधि की शर्त ही नहीं थी वरन अफगानिस्तान के अमीर के लिए एक सख्त धमकी भी थी। हरा रंग यानी इस्लामी सत्यनिष्ठा का रंग, जिसे अफगानिस्तान की इस्लामी सरकार और इस्लामिक अमीर जिसका अतिक्रमण नहीं कर सकते थे, और जहाँ तक अंग्रेज़ों का सवाल है उनके लिए किसी भी रंग का कोई मायना नहीं था। कालांतर में ड्यूरांड लाइन नाम से मशहूर यह रेखा कागज़ पर भले ही कुछ ही सेंटीमीटर रही हो, वास्तविक तौर पर लगभग 2600 किलोमीटर लंबी साबित हुई। पश्तो लोगों को दो अलग अलग देशों में बांटती ड्यूरांड लाइन आज भी पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर बनाती हैं, एक ऐसा कृत्रिम बॉर्डर जिसे आज भी अफगानिस्तान की पाकिस्तान समर्थित तालिबान सरकार भी स्वीकार नहीं करती है। उत्तर में तिब्बत के साथ सन 1865 में बनाए गए जॉनसन मैप के द्वारा तत्कालीन जम्मू कश्मीर और तत्कालीन तिब्बत के बीच में सीमाओं का निर्धारण हो गया। जहाँ तक बर्मा का संबंध है, सन 1937 में बर्मा के भारत से अलग होने के साथ ही भारत और बर्मा के बीच की सीमा रेखा तय हो गई। आज म्यांमार के साथ भारत देश की सीमा उत्तर में चाइना म्यांमार इंडिया के बॉर्डर मीटिंग पॉइंट नॉर्थ ट्राई पॉइंट से, दक्षिण में बांग्लादेश म्यांमार इंडिया के बॉर्डर मीटिंग पॉइंट साउथ ट्राई पॉइंट तक है। यह बॉर्डर लगभग 1643 किलोमीटर लंबा है। चूँकि यह बॉर्डर एग्रीमेंट दो स्वतंत्र देशों
भारत और म्यांमार के बीच में सन 1967 में संपन्न हुआ था, इसलिए इसकी उभय मान्यता में कमोवेश कोई भी बात नहीं है। सदियों बाद 19वीं शताब्दी में एक स्पष्ट इंडिया के रूप में एक स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्र उभर करके सामने आया, लेकिन भारतीयों के लिए यह एक गर्व की बात नहीं थी। यह एक गुलाम भारत की सीमाएं थी, एक ऐसे भारत की सीमाएं, एक ऐसे इंडिया की सीमाएं जो कि लगभग 8,200 किलोमीटर दूर स्थित ग्रेट ब्रिटेन की आर्थिक और सामरिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला उपनिवेश था। इससे बढ़कर इसकी कोई स्थिति नहीं थी। सावरकर जी की माने तो भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने का पहला स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में ही हो चुका था। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे सिपाहीज रिवोल्ट या गदर कहा। जो भी हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारत की असंतुष्ट शक्तियों के द्वारा यह विरोध प्रदर्शन, यह सशस्त्र अभियान एक असफल अभियान था, जिसने कि आगे के कई वर्षों तक के लिए ब्रिटेन की अपराजेयता, उनकी युद्ध कौशल, उनके सामरिकता और उनके फौज के दम पर मुहर लगा दी थी। किंतु भारतीय जनमानस को अधिक समय तक गुलाम बनाए रखना आसान नहीं था और अब जो आंदोलन प्रारंभ हुआ वह दुनिया में बेमिसाल आंदोलन था। इस प्रकार का आंदोलन शायद ही किसी देश में हुआ हो। सन 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कर अलीगढ़ मूवमेंट को प्रारंभ किया। तो सन 1885 में प्रगतिवादियों के द्वारा, राष्ट्रवादियों के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। सर ए.ओ. ह्यूम, दिनशॉ इदुलजी वाचा और दादा भाई नौरोजी इस आंदोलन के प्रणेता थे। सन 1906 में ढाका के तत्कालीन नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह बहादुर के इनिशिएटिव पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कुल मिलाकर के 20वीं सदी के आते आते विभिन्न मंचों से भारत की आज़ादी के स्वर मुखर होने लगे। हाँ, उनके रास्ते अलग अलग थे। राष्ट्रवादी भारतवासियों ने यह सोचा था कि जब भारत आज़ाद होगा तो एक अखंड भारत उन्हें मिलेगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। इसी उम्मीद के सहारे पहले विश्व युद्ध यानी 1914 से 1918 के युद्ध में भारतीयों ने खुल करके ब्रिटिश सरकार की मदद की। लगभग 24 लाख भारतीय ब्रिटिश फौज में शामिल हुए और 74 लाख विदेशी भूमि पर ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा करते हुए मारे गए। अंततः अलाइड पावर्स, जिसका एक प्रमुख किरदार ग्रेट ब्रिटेन भी था, की सेंट्रल पावर्स पर फतह हुई। लेकिन इस फतह के बाद ब्रिटिश सरकार भारतवासियों से किए गए अपने वादे से मुकर गई। 1906 में गठित मुस्लिम लीग की मांग पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज में सेपरेट मुस्लिम सीट्स का निर्धारण हुआ और बाद को सेपरेट मुस्लिम होमलैंड की मांग को मुस्लिम दिमाग में भरकर गुलाम भारत के आखिरी चुनाव जो 1945-46 में संपन्न हुए थे, 3 स्टेट्स यानी पंजाब, सिंध और बंगाल में अपनी सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की। शेष प्रांतों में भी मुस्लिम सीट्स पर, मोहम्मदन सीट्स पर काबिज होने में मुस्लिम लीग ने सफलता प्राप्त की। मुस्लिम लीग की पृथकतावादी गंदी हरकतों से तंग आकर कई गैर मुस्लिम नेताओं ने भी एक सेपरेट मुस्लिम होमलैंड की हिमायत करने को उचित समझा। लाला लाजपत राय मुस्लिम लीग की पृथकतावादी हरकतों से बहुत भयभीत थे। उन्होंने 1925-26 के दरमियान श्री चित्तरंजन दास को भेजे गए एक पत्र में अपनी आशंका को इन शब्दों में व्यक्त किया। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द 7 crores ऑफ मुसलमान्स, बट आई थिंक द 7 crores इन हिंदुस्तान प्लस द आर्म्ड होल्ड्स ऑफ अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, अरेबिया, Mesopotamia and Turkey will be
irresistible, और यह भी कि under my scheme the Muslim will have 4 Muslim states: 1. Pathan province of the northwestern frontier, 2. Western Punjab, 3. Sindh, and 4. Eastern Bengal. It means a clear partition of India into a Muslim India and non-Muslim India. श्री विनायक दामोदर राव सावरकर के लिए सेपरेट मुस्लिम होमलैंड और मुस्लिम लीग एक ऐसी बीमारी थी कि जिसका इलाज करना जितनी जल्दी हो सके श्रेयस्कर था। उन्होंने अपनी इस सोच को स्पष्ट करते हुए कहा कि लेट अस ब्रेवली फेस अनप्लीजेंट फैक्ट्स एज दे आर. India cannot be assumed today to be Unitarian and homogeneous nation, but on the contrary, two nations in the main, the Hindus and Muslims in India. बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्पष्ट विचार थे कि there was no common cycle of participation between Hindus and Muslims for a common achievement, and in fact the heroes of the Muslims were the foes of the Hindus. The factors that divided the two peoples were far more significant than those that bound them together. और तो और विभाजन का सदैव विरोध करने वाले कांग्रेस पार्टी के मद्रास लेजिस्लेटिव विंग ने मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली में ये प्रस्ताव पारित करा दिया कि it has become necessary to choose the lesser evil and acknowledge the Muslim League's claim for separation. बात को प्रस्ताव भले ही वापस ले लिया गया हो, किंतु एक बहुत बड़े वर्ग के मन की खींच तो जाहिर हो ही चुकी थी। मुस्लिम लीग की तो बात करना ही व्यर्थ है। अखंड भारत को खंडित करने की एकमात्र वजह मुस्लिम लीग थी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने सन 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद सेशन में भावी मुस्लिम होमलैंड को इस तरह से परिभाषित किया था। पर्सनली आई वुड लाइक टू सी द पंजाब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड बलूचिस्तान amalgamated into a single state, self-government within the British Empire or without the British Empire. The formation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of Northwest India. इकबाल इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उन्हें जिस चीज़ पर नाज था, यानी फौज में मुस्लिमों की बहुलता, और उस फौज के दम पर मुस्लिम होमलैंड की सुरक्षा, वही पाकिस्तान में बात को चलकर लोकतंत्र के खात्मे का कारण बनी। मैं उनके उक्त अध्यक्षीय भाषण के उक्त अंश को आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। Thus, possessing full opportunity of development within the body politic of India, the Northwest Indian Muslims will prove the best defenders of India against a foreign invasion, be that invasion one of the ideas or of Bennett's. The Punjab, with 56% Muslim population, supplies 54% of the total combatant troops in the Indian army. And if the 19,000 Gurkhas recruited from the independent state of Nepal are excluded, the Punjab contingent amounts to 62% of the whole Indian army. अर्थात उत्तर पश्चिम यानी कि इकबाल के भावी मुस्लिम देश के मुसलमान इंडिया के किसी भी विदेशी आक्रमण के खिलाफ सर्वोत्तम सुरक्षक साबित होंगे, चाहे वो आक्रमण विचारों से हो अथवा बंदूकों से। पंजाब, जिसकी कुल आबादी में 56% मुसलमान हैं, से इंडियन आर्मी में 54% लड़ाका सिपाही हैं। और अगर कुल इंडियन फौज से 19,000 गुरखों, जिनकी भर्ती आज़ाद देश नेपाल से की जाती है, को घटा दिया जाए तो पंजाब कंटिंजेंट का प्रतिशत 54 से बढ़कर 62% हो जाता है। कुछ समय बाद अंबेडकर जी ने इकबाल की इस सोच का जवाब
इन शब्दों में दिया, अ सेफ आर्मी इज बेटर देन अ सेफ बॉर्डर। यानी एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से कहीं बेहतर है। आज़ाद पाकिस्तान में पाकिस्तान बनने के बाद बराबर हो रहे तख्ता पलट और फौज के हस्तक्षेप की घटनाएं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में चुनी गई कोई भी लोकतांत्रिक सरकार अपना समय पूरा नहीं कर पाई है, अंबेडकर जी की दूरदर्शिता और इकबाल के खोखलेपन को साबित कर रही हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पूरी सोच स्वकेंद्रित थी। चाहे खोजा मत से शिया मत में धर्मांतरण का प्रश्न हो या चाहे हिंदू मुस्लिम एकता को छोड़ करके मुस्लिम सांप्रदायिकता का दामन थामना हो, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो भी कार्य किए वो स्वहित में किए और उनके सारे निर्णय स्वकेंद्रित हुआ करते थे। जो भी हो, अक्सर मुसलमान उनकी इस सोच के मुरीद थे। उदाहरण के लिए दो राष्ट्र हिंदू और मुस्लिम सिद्धांत के पक्ष में जिन्ना द्वारा 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीडर्स को संबोधित भाषण का एक अंश निम्नवत है। द हिंदूज एंड मुस्लिम्स बिलोंग टू टू डिफरेंट रिलीजियस फिलॉसफीज, सोशल कस्टम्स एंड लिटरेचर्स. They neither intermarry nor interdine together, and indeed they belong to two different civilizations which are based mainly on conflicting ideas and conceptions. यह एक विडंबना ही थी कि बहुसंख्यक मुसलमानों को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे इस्लामी विद्वान और धर्मनिष्ठ द्वारा अखंड भारत में दी गई दलीलें पसंद नहीं आईं, वरन उन्होंने उसकी रहनुमाई में रहना पसंद किया जिस व्यक्ति को न रोज़े से मतलब था, न नमाज से और न ज़कात से। खैर, आखिरकार हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास करके दो डोमिनियंस की स्थापना की गई और जितनी प्रिंसली स्टेट्स थे उनके सवरेन राइट्स उनको वापस कर दिए गए। निसंदेह यह आज़ादी एक खंडित आज़ादी थी। यह हमें अखंड भारत नहीं प्राप्त हुआ था, वरन एक खंडित भारत प्राप्त हुआ था जो राजनीतिक तौर पर 3 भागों में बटा था, पाकिस्तान, भारत और इंडियन स्टेट्स, और भौगोलिक तौर पर भी 3 हिस्सों में बटा, भारत, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और इंडियन स्टेट्स। मैंने आपको बताया कि छोटी बड़ी स्टेट्स मिलाकर के 562 स्टेट्स उस समय थी और उनमें से 120 गन सैल्यूट्स की हकदार थी। इन्हीं गन सैल्यूट्स की हकदार स्टेट्स में से सिक्किम और भूटान भी थी जो कि 15 गन सैल्यूट्स की हकदार थी। नेपाल के महाराजा धिराज 31 गन सैल्यूट्स और 3 महाराजा 21 गन सैल्यूट्स के हकदार थे। मैं जिस अखंड भारत की बात कर रहा हूँ वह वही भारत है जो कि भारत के विभाजन से पूर्व 1947 में था, और भले ही ये सियासी तौर पर अलग अलग स्टेट्स बनी रहें, लेकिन आर्थिक और सामाजिक तौर पर एक दूसरे के हितों को पूरा करते रहें। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। ये बताऊंगा मैं आपको अगले अध्यायों और सोपानों में। तब तक के लिए दीजिए सुदन चंदोला को इजाज़त। नमस्कार।